मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैंने आप सबों से पहले भी कह चुका था कि आज हम लोग अगला एक वीडियो बना के हम लोग अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर बनाएंगे, उसमें महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो आज मैं एक अपना नया वीडियो डालने जा रहा हूं जो कि अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट कीजिएगा, नहीं तो कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक समझने का। ठीक है, समझिएगा तो आप अधिक से अधिक अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। अभ्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर का भी वीडियो बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, इसीलिए इसका हम 2 पार्ट जो है अपने YouTube चैनल पर डालेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसके बाद पार्ट सेकंड भी डालेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपका पहला पॉइंट है जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीवों के अनुरक्षण का कार्य, इसमें देखिएगा ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, जीवों का अनुरक्षण। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, जीवों का अनुरक्षण। वे सभी प्रक्रम यानी वे सभी क्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं प्रक्रम कहलाते हैं। बस आपको 2 पॉइंट याद रखना है। प्रक्रम जो जीवों का अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए जैव प्रक्रम जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। समझ में आ गया। जैव प्रक्रम जो है 4 प्रकार के होते हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आपसे कोई पूछेगा जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब बात आती है पोषण की। पोषण क्या है? ठीक है, तो देखिए पोषण भोजन ग्रहण करना। ठीक है, भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी भोजन जो आप खाते हैं उसका जो अवशोषण होता है, उसका अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी कि भोजन का ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा उस भोजन का जो अनुरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, इसे ही पोषण कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। यानी पोषण के आधार पर, यानी जीव जो है अपना पोषण किस प्रकार करते हैं, इस आधार पर जो है जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। पोषण यानी कि जीवों के पोषण के आधार पर आपसे यदि पूछ दे कि जीवों को पोषण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो जीवों को पोषण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। ठीक है, देखिए अब स्वपोषण क्या है। तो देखिए आप यहाँ शब्द से एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि स्वपोषण, स्व शब्द से होता है स्वयं। यानी कि जो जीव भोजन के लिए जो है किसी दूसरे पर अपना पोषण स्वयं करता है तो वो स्वयं स्वपोषण कहलाएगा। यानी भोजन अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जैव अजैव पदार्थ CO2
पानी तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार बात हो जाती है विषमपोषी की। तो स्वपोषी हो गया जो अपना पोषण स्वयं करेगा, और विषमपोषी जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, तो इसे कहेंगे विषमपोषी। तो विषमपोषी में हो जाएगा आपका मानव या अन्य जीव जो भी है वो क्या है, विषमपोषी है, ठीक है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, वह क्या कहलाता है, विषमपोषी। विषमपोषी के बाद आप देखिएगा स्वपोषण हरे पौधे में तथा कुछ जंतुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अब स्वपोषण किस में होगा, तो वो हरे पौधे में, उदाहरण के लिए याद रखिएगा हरे पौधे स्वपोषी है, और कुछ जीव भी है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें क्या हो जाएगा, स्वपोषण होता है, ठीक है, समझ में आ गया, स्वपोषण उसमें होता है, ठीक। आगे देखिए, स्वपोषण के बाद बात आती है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण है क्या, ध्यान से इसको सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी कि बाहर से लिए पदार्थ, जो वो बाहर से पदार्थ लेता है उसको वो क्या करता है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में होते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसको एक प्रकाश संश्लेषण का, इसको भी ध्यान में रखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करेगा क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इस दोनों चीज़ को याद रखिएगा, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो वो C6H12 यानी कि ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, C6H12O6, और CO2 बनाएगा, ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है और जल भी मुक्त होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जब अभिक्रिया होगा क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो C6H12O6 बनेगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने आसपास देखते भी होंगे, बस इसको लॉजिकली आप अभी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो इसको थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, अभी प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपादित होती है। इस प्रक्रिया के उपादान C6H12 यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल मुक्त होता है, ठीक है। चलिए अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, एक तो सूर्य प्रकाश आप जानते हैं, दूसरा क्लोरोफिल ये भी आप जानते हैं, तीसरा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जो स्थल के पौधे होते हैं वो इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से। कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है
कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से। उसके बाद देखिएगा जल, ठीक है, जल कहाँ से प्राप्त करेगा, तो भूमि से ही प्राप्त करेगा। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कच्ची सामग्री 4 है, एक है सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करेगा और जो है उसके बाद जल जो है वो मिट्टी से अवशोषण करेगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसको देखेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जैसे जड़ द्वारा, अभी तुरंत आप देखे थे कि जड़ द्वारा जो है जल का अवशोषण मिट्टी से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहला क्या होता है इसमें, जब भी ये अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उसमें एक अभिक्रिया होता है क्लोरोफिल, एक कार्य करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, तो वो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल के अणु जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघट्य हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न रंध्र। रंध्र क्या है, ठीक है, तो देखिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, जब आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये रंध्र है, कोशिका द्वार कोशिका है, ये बीच में जो गोल 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 डॉट डॉट है, ठीक है, ये समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए रंध्र छिद्र कहाँ है, तो इसके बीच में जो ये छिद्र है, यहाँ पर देखिए ये जो छिद्र है ये क्या है, रंध्र छिद्र है। समझ में आ गया। तो देखिए फिर से देखते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र छिद्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र है, ये छिद्र, इन्हीं को रंध्र छिद्र कहेंगे। रंध्र छिद्र के प्रमुख कार्य क्या क्या है, ध्यान में रखिएगा। पत्ती के सतह पर जो छिद्र है उसे रंध्र छिद्र कहते हैं, सूक्ष्म छिद्र है। उसके बाद इसका कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल, यानी जल जो वाष्प रूप में बदलता है, रंध्र से निकल जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों द्वारा जो जल बाहर निकलता है, वो जल जो है इसी छिद्र के द्वारा जो है वाष्पित हो जाता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, चित्र में दिया गया है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि पत्ती के सतह पर कौन सा ऐसा भाग है, ठीक है, जो श्वसन और गैसों के वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं, तो आप याद रखिएगा वो रंध्र छिद्र है, जो कि श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका विषमपोषी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्वपोषी, ठीक है। अब देखिए विषमपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहता है, विषमपोषी क्या है, ठीक है। तो देखिए विषमपोषी है आपका, देखिए विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे, विषमपोषी क्या है,
जो जीव भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी आपका 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है आपका प्राणी संपोषण, दूसरा प्रकार है आपका मृतजीवी पोषण और तीसरा प्रकार है आपका परजीवी पोषण। ठीक है, अब ये सब क्या है इसको देखें। देखिए, प्राणी संपोषण होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर तथा उसका पाचन शरीर के अंदर में होता है। यानी कि जीव जो भोजन को ग्रहण करता है पूर्ण रूपेण ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और उसके शरीर के अंदर ही उसका जो है पाचन होता है। उसका उदाहरण आप अमीबा और मानव ले सकते हैं। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्राणी संपोषण में का 2 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो एक अमीबा और दूसरा मानव। हम लोग भी भोजन को ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के अंदर ही इसका क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, पदार्थों का पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर। दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण जो है ये हो गया, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। इसका याद रखिएगा, ये मृत जब मृत हो जाता है जीव उस पर ये जीवित रहता है। दूसरा परजीवी पोषण है, इसमें जीव जो है अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे, यानी उसी पर निर्भर रहता है। वो जो भोजन बनाता है उसी भोजन को खुद ग्रहण करता है। जैसे कि अमर बेल हो गया एक उदाहरण। अमर बेल के लिए आप अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे पर पीले पीले जाली जैसा एक देखे होंगे, तो उसी को अमर बेल कहा जाता है, जू या फीता कृमि। ठीक है, इतना चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये परजीवी का उदाहरण हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अमीबा के पोषण का चित्र आपको बनाया गया है। अमीबा किस प्रकार भोजन है ये अमीबा का। अमीबा इस भोजन को जो है अभी ग्रहण कर लिया है, उसके बाद इसका क्या हुआ, तो देखिए अमीबा भोजन फिर अंदर गया और फिर उसका अमीबा का भोजन का पोषण हुआ। देखिए अमीबा के पोषण का भोजन को क्या करता है, अपने पादाव की सहायता से। याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। अमीबा जो है वो किसकी सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, तो पादाव की सहायता से वो भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। खाद्य रिक्तिका उसको घेर लिया पहले, उसके बाद खाद्य रिक्तिका की सहायता से जो है उसको ग्रहण किया। उसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद है पैरामीशियम का पोषण। तो पैरामीशियम के पोषण में जो है, पैरामीशियम का जो है पाक्ष्य यानी कोशिका की पूरी तरह को ढके होते हैं और भोजन के एक विशिष्ट स्थान ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसका देखते हैं आगे। देखिए आगे है मनुष्य का पोषण। ठीक है, तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम इस वीडियो को फिलहाल यहीं रोक देते हैं। फिर एक नया वीडियो हम बना के इसी का पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। आप लोग इसका नोट्स तैयार करना होगा तो नोट्स तैयार कर लीजिएगा और अधिक से अधिक समझ के इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबों से हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।